आज की मेरी ये कहानी एक ऐसे परदेसी बेटे की दर्द भरी दास्तान है जिसने अपने परिवार की खुशियों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अंजाम इतना भयानक हुआ कि सुनने वालों की भी रूह कांप जाए। ये बात सन 1986 की है। अजय अपनी माँ का सबसे बड़ा बेटा था। उसने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। पढ़ाई खत्म होते ही उसकी माँ उससे कहने लगी, बेटा अब कोई काम ढूंढ लो। घर की हालत बहुत खराब थी। अजय से छोटे उसके चारों भाई अभी पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए घर की गरीबी दूर करने की पूरी जिम्मेदारी उसी के कांधों पर आ गई थी। वो हर सुबह उम्मीद लेकर नौकरी की तलाश में निकलता और शाम को मायूस होकर घर लौट आता। उसके चेहरे की उदासी देखकर माँ बिना कुछ पूछे ही समझ जाती कि आज भी उसे कोई काम नहीं मिला। हर रात निराशा देकर चली जाती, लेकिन अगली सुबह फिर एक नई उम्मीद लेकर आती। पिछले 6 महीनों से यही सिलसिला चल रहा था। क्लर्क की नौकरी पाने के लिए उसने न जाने कितने दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। आखिरकार हारकर उसने एक प्राइवेट कंपनी में हिसाब किताब का काम पकड़ लिया। पूरे 1 महीने तक ईमानदारी से काम करने के बाद जब तनख्वाह मिली तो मालिक ने उसके हाथ में सिर्फ 500 रुपये रखे। अजय की आंखों में आंसू आ गए। मालिक ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्यों कम लग रहे हैं पैसे? अजय ने धीमी आवाज में कहा, सेठ जी ये तनख्वाह है या भीख? पूरे महीने इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ 500 रुपये। सेठ ने बेरुखी से जवाब दिया, पहले ही तय कर लेते, अब जितना मिला है उसी में खुश रहो। अजय चुपचाप पैसे लेकर घर लौट आया। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। आमदनी का एकमात्र सहारा वो किराया था जो उनके दादाजी के छोड़े हुए 5 मरले के पक्के मकान के आधे हिस्से से मिलता था। मकान के बीच में दीवार खड़ी करके उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्से में अजय अपनी माँ और भाइयों के साथ रहता था, जबकि दूसरा हिस्सा किराए पर दिया हुआ था। किसी तरह घर का गुजारा चल रहा था। तभी एक दिन अजय के मामा जी दूसरे शहर से अपनी बहन से मिलने आए। मामा जी को देखकर माँ की आंखें भर आई। वो रोते हुए बोली, भैया अब आप ही कुछ रास्ता बताएं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करते करते थक गई हूँ, लेकिन अजय को कहीं नौकरी नहीं मिल रही। मामा जी ने गंभीर होकर पूछा, क्या अजय को कोई हुनर आता है? माँ ने कहा, नहीं, इसने सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ाई की है। मामा जी बोले, आजकल तो छोटे से छोटे काम के लिए भी पढ़े लिखे लोग लाइन में खड़े रहते हैं। बेहतर होगा कि अजय कोई टेक्निकल कोर्स कर ले, उसके बाद मैं उसे दुबई भेजने का इंतजाम कर दूंगा। हाँ, एक शर्त होगी, शुरू की पहली 2 तनख्वाह उस एजेंट को देनी होगी जो इसका वीज़ा बनवाएगा और वहाँ नौकरी दिलवाएगा। ये सुनते ही अजय की माँ के चेहरे पर कई महीनों बाद उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी और उसने बिना एक पल गंवाए मामा जी की बात मान ली। मामा जी जाते समय अजय के टेक्निकल कोर्स के लिए कुछ पैसे अपनी बहन को देकर गए। उन्होंने कहा, इसका किसी अच्छे संस्थान में दाखिला करवा देना। अगर इसके पास कोई हुनर होगा तभी इसे अच्छी नौकरी मिलेगी। ये सुनकर माँ के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। उसने अजय को समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे मामा जी इतनी उम्मीद से पैसे देकर गए हैं, तुम्हें ये कोर्स करना ही होगा, नहीं तो विदेश जाकर हर तरह की मजदूरी करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बेटा पराए देश में पैसा कमाना बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन तुम अभी जवान हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत भी है और मेहनत करने की ताकत भी। अगर आज मेहनत कर लोगे तो बहुत जल्द हम इस गरीबी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। माँ की बातें अजय के दिल को छू गई। उसने पूरी लगन से 1.5 साल तक टेक्निकल कोर्स किया। इसके बाद करीब 6 महीने वीज़ा आने का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार सारी तैयारियां पूरी हुई और अजय काम करने के लिए दुबई चला गया। पहली बार बेटा अपनी माँ से इतने लंबे समय के लिए दूर जा रहा था। माँ की आंखें बार बार भर आती थी, लेकिन वो अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती और कहती, 2-4 साल की जुदाई कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। जब तुम अच्छी कमाई करके लौटोगे तो घर का सारा कर्ज उतर जाएगा और मैं अपनी बेटियों की शादी भी अच्छे से कर दूंगी। इसके बाद पूरा परिवार हर दिन अजय के लौटने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। एक दिन अजय का फोन आया कि वो हमेशा के लिए घर लौट रहा है।
यह खबर सुनकर उसकी माँ खुशी से झूम उठी। अजय ने 5 साल की कड़ी मेहनत से इतना पैसा जोड़ लिया था कि बहनों की शादियां आराम से हो सकती थी, और उसके बाद भी इतना धन बचने वाला था कि वो अपने शहर में कोई अच्छा सा कारोबार शुरू करके अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिता सकता था। अजय ने फ़ोन पर माँ से कहा था, माँ बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अपनी बहनों के लिए सुंदर रेशमी साड़ियाँ, घड़ियाँ, गहने और घर के लिए बहुत सारा जरूरी सामान लेकर आ रहा हूँ। उसने अपने घर पहुँचने की तारीख भी बता दी। दुबई से लौटने के बाद वो सबसे पहले अपने मामा जी के शहर पहुँचा। उसने सोचा कि एक दिन मामा जी के घर रुककर उनका आशीर्वाद ले ले, फिर अपने गांव जाएगा। आखिर उसी मामा जी की वजह से उसकी जिंदगी बदली थी, इसलिए उनका धन्यवाद करना वो अपना फर्ज समझता था। एक दिन मामा जी के घर ठहरकर उसने उन्हें मामा जी और उनके बच्चों को प्यार से तोहफे दिए। अगले दिन जब वो घर जाने लगा तो मामा जी बोले, बेटा तुम्हारे पास इतना कीमती सामान है, बस या वैगन से जाना ठीक नहीं रहेगा, टैक्सी करके चले जाओ। तभी मामी जी बोली, मेरे मामा का बेटा विक्रम टैक्सी चलाता है, क्यों ना उसे फ़ोन करके बुला लिया जाए। अपने जान पहचान के आदमी के साथ जाओगे तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी। मामा जी ने उनकी बात मान ली। मामी जी ने तुरंत विक्रम को फ़ोन किया। फ़ोन उसी ने उठाया। पूरी बात सुनकर वो बोला, मैं आज खाली हूँ, अभी आकर अजय जी को उनके घर छोड़ देता हूँ। करीब आधे घंटे बाद विक्रम वहाँ पहुँच गया। उसने मामा जी से कहा, मैं जरा गाड़ी को वर्कशॉप पर दिखा लूँ। रास्ते में कई जगह सड़क टूटी हुई है, इसलिए पहले गाड़ी अच्छी तरह चेक करवा लेता हूँ। मामा जी ने पूछा, कितनी देर लगेगी? विक्रम बोला, बस लगभग 1 घंटा। ये सुनकर मामा जी ने अजय को उसके साथ भेज दिया। विक्रम रास्ते में एक वर्कशॉप पर रुका। थोड़ी देर बाद वापस आकर उसने अजय से कहा, अजय भाई, गाड़ी में उम्मीद से ज़्यादा खराबी निकल आई है। ऐसा करते हैं, आप मेरे घर चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं गाड़ी ठीक करवा कर अभी लौट आता हूँ। सीधा साधा अजय बिना किसी शक के उसकी बात मान गया। विक्रम उसे अपने घर ले गया और अपने पिता से बोला, पिताजी ये मामा जी के भांजे अजय हैं, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आता हूँ, तब तक ये हमारे मेहमान हैं। विक्रम के पिता ने बड़े प्यार से अजय का स्वागत किया, उसे घर के अंदर बैठाया और उसकी खूब खातिरदारी की। दोनों बैठकर दुबई और वहाँ की जिंदगी के बारे में बातें करने लगे। उधर विक्रम दोबारा वर्कशॉप चला गया। उसने कहा था कि 1-2 घंटे में लौट आएगा, लेकिन शाम ढल गई और फिर रात होने लगी, फिर भी वो वापस नहीं आया। तभी उसके पिता ने अजय से कहा, बेटा अब तो रात हो गई है, इन रास्तों पर रात में लुटेरों का भी डर रहता है, और तुम तो 5 साल बाद विदेश से लौट रहे हो, तुम्हारे पास जरूर कीमती सामान होगा। अजय ने मासूमियत से कहा, हाँ अंकल, मेरे पास जो भी सामान है सब बहुत कीमती है। 5 साल बाद घर लौट रहा हूँ, इसलिए अपनी बहनों की शादी के लिए ढेर सारी खरीदारी की है। उन्होंने फिर पूछा, नकद पैसे भी होंगे? अजय ने बिना कुछ छुपाए जवाब दिया, जी कुछ नकद पैसे भी हैं और बहनों की शादी के लिए सोने के गहने भी बनवाए हैं। ये सुनकर विक्रम के पिता बोले, बेटा मेरी मानो तो आज रात कहीं मत जाओ, पहले खाना खाकर आराम से सो जाओ, लगता है गाड़ी में ज़्यादा खराबी आ गई है। तभी विक्रम अभी तक नहीं लौटा। अगर रात में किसी सुनसान रास्ते पर कोई मुसीबत आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुबह तड़के उजाला होते ही आराम से अपने घर निकल जाना। अजय ने सोचा कि बुजुर्ग ठीक ही कह रहे हैं, रात में सफ़र करना सचमुच खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सुबह निकलना ही बेहतर होगा। उसने उसी घर में रुकने का फैसला कर लिया। अजय और विक्रम के पिता के बीच हुई सारी बातें विक्रम के दोनों भाइयों ने भी सुन ली थी। रात को थोड़ी देर बाद विक्रम भी घर लौट आया। उसने आते ही कहा, गाड़ी में थोड़ी ज़्यादा खराबी थी, ऊपर से उसके टायर भी पूरी तरह घिस चुके थे, इसलिए मैंने नए टायर भी लगवा दिए, इसी वजह से देर हो गई। खैर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब हम सुबह आराम से निकलेंगे, सुबह का सफ़र भी अच्छा रहेगा, उस समय मौसम भी ठंडा होगा और हम दोनों पूरी तरह तरोताज़ा रहेंगे। सबकी सहमति से तय हो गया कि अब अगले दिन सुबह ही घर के लिए रवाना होंगे। थोड़ी देर बाद विक्रम की माँ ने सबके लिए स्वादिष्ट खाना परोसा। सभी ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर अजय के लिए अलग कमरे में आराम से बिस्तर लगा दिया। खाना खाने के बाद विक्रम कुछ देर अजय के पास बैठा रहा। उसने दुबई की ज़िंदगी के बारे में कई बातें पूछी, फिर बोला, अगर मैं भी दुबई जाकर टैक्सी चलाऊं तो वहाँ कितनी कमाई हो सकती है
और वहां जाने का वीजा कितने में बनता है। सीधा साधा अजय बिना किसी शक के उसे सारी बातें बताता रहा। बातों ही बातों में उसने ये भी बता दिया कि 5 साल की मेहनत से उसने इतना पैसा जोड़ लिया है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उसने अपनी बहनों की शादी के लिए खुलकर खरीदारी की है और किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। विक्रम ने जब अजय से पूछा कि वो अपने घर वालों के लिए क्या क्या सामान लाया है और बहनों की शादी के लिए कितना सोना खरीदा है, तो भोले भाले अजय ने बिना कुछ छुपाए सब सच सच बता दिया। विक्रम ने कहा, जरा मुझे भी अपना सामान दिखाओ। अजय ने बिना कुछ छिपाए सब सच सच बता दिया। विक्रम ने कहा, जरा मुझे भी अपना सामान दिखाओ। अजय ने मुस्कुराते हुए अपना सूटकेस खोल दिया और एक एक करके सारी चीजें दिखाने लगा। सुंदर विदेशी कपड़े, महंगी घड़ियां, जूसर, ग्राइंडर, कई इलेक्ट्रॉनिक सामान और उस समय की सबसे कीमती चीज माने जाने वाली VCR मशीन भी उसने खरीद रखी थी। इतना कीमती सामान देखकर विक्रम और उसके दोनों भाइयों की नीयत बदलने लगी। उनके मन में लालच घर कर गया। वे सोचने लगे कि अजय तो 5 साल में इतना धन कमा लाया है, अगर ये सब हमारा हो जाए तो हमारी सारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अजय को उनके मन की जरा भी भनक नहीं थी। उसने प्यार से एक एक जोड़ी कपड़े विक्रम के माता पिता को भी भेंट किए और विक्रम को एक सुंदर घड़ी भी दे दी। उसे लगा कि ऐसा करने से मामा जी और मामी जी भी खुश होंगे कि उसने उनके रिश्तेदार का सम्मान किया। दुबई में रहते हुए जब भी अजय को अपने घर वालों की याद आती थी तो टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगाकर उनके लिए अपनी बातें रिकॉर्ड कर लिया करता था और किसी भारत लौटने वाले दोस्त के हाथ वो कैसेट घर भिजवा देता था। इस बार भी उसने घर वालों के लिए एक कैसेट रिकॉर्ड की थी, लेकिन भेजने का मौका नहीं मिला और वो खुद ही उसे अपने साथ लेकर लौट आया। रात को सोने से पहले उसने अपना टेप रिकॉर्डर निकाला और वही कैसेट चुनने लगा। तभी विक्रम उसके लिए दूध का एक गिलास लेकर कमरे में आ गया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, हमारे यहाँ रात को सोने से पहले दूध पीने की आदत है। अजय ने हंसकर जवाब दिया, नहीं भाई, मैंने अभी थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया है, अब दूध नहीं पी पाऊंगा। लेकिन विक्रम जिद करने लगा, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम जवान हो, खाना खाए भी कई घंटे हो गए हैं, अब तो रात के 12 बज चुके हैं, दूध पी लोगे तो नींद भी अच्छी आएगी और पूरे दिन की थकान भी उतर जाएगी। बार बार कहने पर अजय मना नहीं कर सका। उसने विक्रम के हाथ से दूध का गिलास लिया और एक ही सांस में पी गया। उसे क्या पता था कि उस दूध में नशीली गोलियां मिलाई गई थी और उसके अपने ही मेजबान उसके साथ इतना भयानक धोखा करने वाले थे। विक्रम के कमरे से जाते ही अजय ने अपना टेप रिकॉर्डर निकाला, उसमें कैसेट लगाई और धीमी आवाज में चला दी। कुछ ही देर बाद वो नशीली दवा अपना असर दिखाने लगी और उसकी आंखें भारी होने लगी। धीरे धीरे वो गहरी नींद में डूब गया। थोड़ी देर बाद विक्रम अपने दोनों भाइयों के साथ दबे पांव कमरे में घुसा। उनके पिता अपने कमरे में गहरी नींद सो रहे थे। विक्रम ने देखा कि अजय पूरी तरह बेहोश हो चुका है। उसने अपने भाइयों से धीमी आवाज में कहा, अब काम शुरू करो, सुबह होने से पहले इसे खत्म करके जमीन में दबाना है। इतना सुनते ही उसके छोटे भाई रमेश ने अजय के दोनों पैर कसकर पकड़ लिए। विक्रम झट से उसकी छाती पर चढ़ बैठा और दोनों हाथों को पूरी ताकत से दबोच लिया। फिर उसने अजय के मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोटना शुरू कर दिया। दम घुटने से अजय बुरी तरह तड़पने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसी कोशिश में तकिया उसके मुंह से हट गया। अब उसकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी। वो डर और दर्द से कांपते हुए चीख पड़ा, ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अजय बस इतना ही कह पाया था कि तभी विक्रम ने दोबारा उसके मुंह पर तकिया रख दिया और अपने घुटने से पूरी ताकत से उसे दबा दिया। अजय की सांसें तेजी से घुटने लगी। तभी कमरे से आती आवाजें सुनकर विक्रम की मां घबराकर अंदर दौड़ी। कमरे का नजारा देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके तीनों बेटे एक मासूम और बेबस युवक की जान लेने पर तुले हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी मां शोर मचाकर उनके पिता को न जगा दे। किसी जवान आदमी की जान लेना इतना आसान नहीं था, इसलिए वे पूरी ताकत लगा रहे थे। ये सब देखकर मां कांपती हुई चीख पड़ी, अरे लालचियो, ये क्या कर रहे हो? भगवान के लिए इस बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन उन दरिंदों के सर पर लालच का ऐसा भूत सवार था कि उन्हें अपनी मां की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी।
तभी विक्रम के छोटे भाई रमेश ने पास पड़ा एक मोटा डंडा उठाया और पूरी ताकत से अजय के सर पर दे मारा। जोरदार वार होते ही तकिया एक तरफ गिर गया और अजय की दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसकी तड़प देखकर विक्रम की मां फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार अपने बेटों से उसे छोड़ देने की विनती करती रही, लेकिन उनकी एक भी बात किसी ने नहीं सुनी। अजय के सूटकेस में भरे सोने के गहनों, नकदी और कीमती सामान की चमक ने उन तीनों की इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर दिया था। आखिरकार उन्होंने उस बेबस युवक की सांसें हमेशा के लिए रोक दी। इसके बाद वे अपनी मां से बोले, आप यहाँ से चली जाएं। अगर इसे जिंदा छोड़ देते तो ये हमें पुलिस के हवाले कर देता। अब अगर आप शोर मचाएंगी तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर बूढ़ी माँ का कलेजा फट गया। वो रोती बिलखती हुई कमरे से बाहर निकल गई और बरामदे में फर्श पर गिर पड़ी। सदमे से उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उधर उन निर्दयी बेटों ने फावड़ा उठाया, घर के पीछे जहां जानवरों का चारा रखा जाता था वहां जमीन खोदी और अजय के शव को उसी मिट्टी में दबा दिया। इस पूरी वारदात को अंजाम देने में करीब 1.5 घंटा लग गया। इसके बाद विक्रम और उसके भाइयों ने अजय के दुबई से लाए हुए सारे कीमती सामान, नकदी और सोने के गहनों पर कब्जा कर लिया। उधर अजय जब तय समय पर घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्होंने अपने दूसरे बेटे सुरेश से कहा, बेटा जरा अपने मामा जी के घर जाकर पता तो करो कि अजय वहां से निकला या नहीं। अगर मिल जाए तो उसे अपने साथ ही लेकर आना। सुरेश तुरंत मामा जी के घर पहुंचा। मामा जी ने हैरानी से कहा, अरे बेटा, अजय तो कल सुबह करीब 11 बजे ही यहाँ से निकल गया था। ये सुनकर उन्होंने तुरंत विक्रम को फोन लगाया। फोन उठाते ही विक्रम बोला, अरे मामा जी, मेरी गाड़ी अचानक खराब हो गई थी। मैं उसे वर्कशॉप ले गया। वहाँ मैकेनिक ने कहा कि गाड़ी के टायर पूरी तरह घिस चुके हैं, इसलिए पहले उन्हें बदलना पड़ेगा। मैंने अजय जी से माफ़ी मांग ली थी। इसके बाद तो वो दूसरी टैक्सी करके खुद ही निकल गए थे। अब वो कहाँ हैं और अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है रास्ते में किसी दोस्त के घर रुक गए हों। मेरी गाड़ी तो आज भी वर्कशॉप में ही खड़ी है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाकर मैकेनिक से पूछ सकते हैं। विक्रम की ये बात सुनकर मामा जी भी चिंता में पड़ गए। वो सुरेश को साथ लेकर सीधे विक्रम के घर पहुंचे। सुरेश का दिल बार बार कह रहा था कि उसका भाई कहीं ना कहीं यही आसपास है, क्योंकि दुबई से निकलते समय अजय ने अपनी माँ को फ़ोन करके साफ बताया था कि वो पहले मामा जी के घर जाएगा और वहाँ से सीधे अपने घर लौट आएगा। शुरुआत में मामा जी ने विक्रम की बात पर भरोसा कर लिया, क्योंकि उस पर शक करने की कोई वजह भी नहीं थी। उन्हें लगा कि शायद अजय रास्ते में किसी दोस्त के घर रुक गया होगा। लेकिन एक बात सबको लगातार परेशान कर रही थी, अजय ने न तो घर फोन किया था और ना ही मामा जी को अपनी कोई खबर दी थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब सभी के मन में यही डर बैठ गया कि उसके साथ जरूर कोई अनहोनी हुई है। तभी अचानक मामा जी को पूरे घर में एक तेज विदेशी इत्र की खुशबू महसूस हुई। ये वही खुशबू थी जो उन्होंने अजय के कपड़ों से महसूस की थी जब वो उनके घर रुका था। हैरानी की बात यह थी कि वही खुशबू विक्रम के घर के लगभग हर कोने में फैली हुई थी। मामा जी के मन में शक गहराने लगा। उन्होंने सहजता से कहा, बेटा जरा अपना घर दिखाओ। विक्रम बिना कुछ समझे उन्हें घर के अंदर ले गया। मामा जी घर देखने के बहाने हर कमरे को ध्यान से देखने लगे। तभी एक कमरे में सोफे पर रखा एक तौलिया उनकी नज़र में आया। उन्होंने जैसे ही उसे उठाया, उसमें से भी वही तेज विदेशी इत्र की खुशबू आई। मामा जी का शक और गहरा हो गया। उन्हें लगा कि ये तौलिया शायद अजय का ही है। उधर सुरेश की नज़र उसी कमरे में रखे पलंग पर पड़ी। उसने देखा कि पलंग पर बिल्कुल नई और साफ चादर बिछी हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस पर एक भी तकिया नहीं था। यह देखकर उसके मन में भी कई सवाल उठने लगे। सुरेश धीरे धीरे पलंग के पास गया। तभी उसकी नज़र पलंग के नीचे रखे एक नए टेप रिकॉर्डर पर पड़ी। उसने उसे बाहर निकाला तो देखा कि उसके अंदर एक कैसेट लगी हुई है। सुरेश ने जैसे ही कैसेट निकाली, उस पर बड़े साफ अक्षरों में अजय लिखा हुआ था। ये देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना किसी को बताए तुरंत वो कैसेट अपनी जेब में रख ली और टेप रिकॉर्डर को उसी जगह वापस रख दिया। उस समय विक्रम और उसके दोनों भाई मामा जी को बातों में उलझाए हुए थे, इसलिए किसी का ध्यान सुरेश की तरफ नहीं गया। घर लौटकर सुरेश ने सारी बात अपनी माँ और मामा जी को बताई। मामा जी ने भी कहा, मुझे उसी कमरे में अजय के विदेशी इत्र की तेज खुशबू महसूस हुई थी। ऐसा लग रहा था
जैसे अभी अभी किसी ने परफ्यूम लगाया हो। तभी मेरे मन में पहली बार शक पैदा हुआ था। इसके बाद उन्होंने तुरंत वो कैसेट टेप रिकॉर्डर में लगाई। जैसे जैसे कैसेट आगे बढ़ती गई, घर वालों पर मानो दुखों का पहाड़ टूटता चला गया। शुरुआत में अजय की अपनी आवाज़ सुनाई दी। वो बड़े प्यार से अपने घर वालों के लिए संदेश रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद कैसेट में ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वे कोई डरावना सपना सुन रहे हों। दरअसल उस रात सोने से पहले अजय ने अपने घर वालों के लिए कुछ और बातें रिकॉर्ड करने के इरादे से कैसेट टेप रिकॉर्डर में लगाई थी। तभी विक्रम उसके लिए एक दूध का गिलास लेकर कमरे में आ गया था। विक्रम के कदमों की आहट सुनकर अजय ने जल्दी से टेप रिकॉर्डर पलंग के नीचे सरका दिया। विक्रम के कमरे से बाहर जाते ही उसने टेप रिकॉर्डर का बटन चालू कर दिया ताकि वो अपने घर वालों के लिए कुछ और बातें रिकॉर्ड कर सके। लेकिन दूध में मिली नशीली दवा धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी। उसकी आंखें भारी हो गई और वो टेप रिकॉर्डर बंद किए बिना ही गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद जब विक्रम अपने दोनों भाइयों के साथ उसे मारने के इरादे से कमरे में आया तो हाथापाई के दौरान किसी का पैर टेप रिकॉर्डर के तार से टकरा गया। लेकिन उस समय वे लोग अपने हैवानियत भरे इरादे में इतने डूबे हुए थे कि किसी का ध्यान इस बात पर ही नहीं गया कि टेप रिकॉर्डर अब भी चल रहा है। अजय की हत्या करने के बाद उन्होंने जल्दी जल्दी फावड़े से घर का कच्चा फर्श खोदा, उसके शव को जमीन में दबा दिया और फिर अपने अपने कमरों में जाकर ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर मामा जी और सुरेश वो कैसेट लेकर सीधे पुलिस थाने पहुंचे और अजय की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब थाने में वो कैसेट चलाई गई तो वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। अजय के सो जाने के बाद भी टेप रिकॉर्डर कुछ देर तक लगातार रिकॉर्ड करता रहा था। उसी दौरान हुई पूरी वारदात का एक हिस्सा उसमें कैद हो गया था। पहले विक्रम की आवाज़ सुनाई दी, फिर कमरे में धक्का मुक्की और संघर्ष की आवाज़ें आने लगी। इसके बाद अजय की दर्द भरी कराहें साफ सुनाई देने लगी। तभी विक्रम की माँ की कांपती हुई आवाज़ गूंजी, अरे जालिमो, ये क्या कर रहे हो? भगवान के लिए इस बच्चे को छोड़ दो। और फिर विक्रम की कठोर आवाज़ सुनाई दी, नहीं, अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये हम सबको जेल भिजवा देगा। ये आवाज़ें सुनते ही वहाँ मौजूद हर इंसान की रूह कांप उठी। उस कैसेट को सुनते हुए ऐसा लग रहा था मानो हत्या का पूरा दृश्य आंखों के सामने घट रहा हो। तभी अचानक कैसेट बंद हो गई। शायद हाथापाई के दौरान तार निकल गया था या फिर टैप अपने आप रुक गया था। अजय की हत्या का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था, ना ही किसी ने अपनी आंखों से ये घटना देखी थी। लेकिन कहते हैं भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं। उसी ईश्वर ने इस जघन्य अपराध का सबूत भी दुनिया के सामने ला दिया। अपराधी लाख कोशिश करते रहे लेकिन उनका पाप छिप नहीं सका। उसी कैसेट की वजह से पुलिस के सामने हत्या का राज खुल गया और सच सबके सामने आ गया। अजय तो इस दुनिया से चला गया लेकिन उसकी माँ भी जीते जी टूट गई। वो ना ठीक से जी पा रही थी और ना ही अपने बेटे के गम को भूल पा रही थी। 5 साल तक जिस बेटे के लौटने का इंतजार किया, जब उसके घर आने का समय आया तब मौत माँ और बेटे के बीच हमेशा के लिए दीवार बनकर खड़ी हो गई। उस अभागी माँ को अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा देखना भी सौभाग्य नहीं मिला। जीवन भर उसकी आंखें अपने बेटे को खोजती रही। वो अक्सर रोते हुए यही कहती, हे भगवान, किसी माँ का बेटा रोजी रोटी के लिए परदेश जाए तो सही सलामत अपने घर और अपनी माँ की गोद में वापस लौट आए, क्योंकि मौत कब और कहाँ आ जाए ये कोई नहीं जानता। मौत किसी को भी संभलने का मौका नहीं देती। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।